गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। चलो, तो कल तक जो पढ़ाया वो समझ में आ गया सबके कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और बचता है इसमें, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें और देखते हैं, उसके बाद फिर अपन चेंज करेंगे। देखो, एक आता है आपका शब्द प्रतिस्थापन, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसमें क्या करना है आपको कि आपको एक शब्द देगा, उस शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके देगा वो, उनकी नंबरिंग देगा वो आपको, फिर कहेगा कि इनको आप रीअरेंज करिए, व्यवस्थित तरीके से जमाओ, और व्यवस्थित तरीके से जमाने के बाद एक ऐसा अक्षर बनेगा जिसका कोई मतलब होता है, एक ही बनेगा उससे। वो बताना है कि वो आपको किस क्रम में बनेगा। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है किसी को। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीखना है पहले आपको। जैसे देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में नीचे दिए गए अक्षरों को किस क्रम में प्रतिस्थापित करें कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं क्या यूनिक प्रोडक्ट हूँ, एकदम बढ़िया अलग वाला। बार बार बताता हूँ मैं आपको। आपने देखो हर प्रकार का देखा होगा सब कुछ। डांडिया प्रोग्राम आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग सबने किया भी होगा, आम आदमी तो करता ही है। आपके भारत में पहली बार होगा व्हील चेयर पे। एकदम टेंशन हो गई ना तुमको देख के? विकलांग होता है ना जो व्हील चेयर पे चलता है, उनका डांडिया कराने वाले हैं इस बार अपन। भारत में कभी नहीं हुआ आज तक। यूनिक होगा, एकदम अलग होगा, देखने लायक। जैसे देखने के बाद लोगों को लगेगा कि यार बाप रे, ये भी हो सकता है। वो लोग डांस भी करेंगे व्हील चेयर पर ही, कैसा भी गाना बजाओ। क्योंकि जब आप कल अपने कॉलेज में, परसों जब अपने कॉलेज में आओगे ना आप लोग, तो परसों आपको आपका कॉलेज एकदम अलग प्रकार का मिलेगा। बाहर एकदम बढ़िया डेकोरेशन सब, क्योंकि वो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कॉलेज नहीं कर रहा है। कॉलेज वाले तो हमको जगह दे रहे हैं, भाई हमारे पास जगह नहीं है इतनी। तुमको काहे बुलाएंगे? वो रात को 10 बजे चालू होगा। चलिए, देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए। एक्चुअली क्या, देखो तुम क्या एक्साइटेड हो जाते हो चीज़ों को सुन के। पहले सुनो, उसके बाद आप उस रिजल्ट पे जाओ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हो कि हमें नहीं बुलाएंगे। देखो, बुलाना नहीं बुलाना मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। पहली चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिए कि हम लोग एक जीते जागते अच्छे तरीके के इंसान हैं, जो हमारे हाथ पैर बढ़िया तरीके से चलते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं अपने जीवन में। एक व्यक्ति जो पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, नहीं चल सकता, वो व्यक्ति अगर आपके बराबर कारनामा करके दिखाता है तो एक यूनिक बात होती है अपने आप में, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आपके बुलाने ना बुलाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है पूरे भारत से लगभग 450 व्हील चेयर वाले व्यक्ति आएंगे। अब 450 तो वो खुद ही हो जाएंगे, और 450 उनको व्हील चेयर पर चलाने वाला आदमी चाहिए। तो कितने आदमी हो गए भाई साहब? 900। अब उसके बाद इतनी भीड़ में तुम दिखोगे कहीं? क्योंकि भाई व्हील चेयर को चलाने के लिए दूसरा आदमी भी तो चाहिए होता है ना, ऐसे थोड़ी है। अब व्हील चेयर अगर दूसरा आदमी चलाएगा नहीं तो वो आदमी डांडिया कैसे करेगा? वो व्हील चेयर चलाएगा कि डांडिया करेगा? भाई वो अपने हाथों से एक ही काम तो कर सकता है, दो तो नहीं कर सकता। तो सोचो, 2 आदमियों के लिए 2 आदमी अतिरिक्त चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इमाबाज नहीं जानी चाहिए। हमारी तरफ से स्पॉन्सर है वो, हमारी कोचिंग कर रही है उसके स्पॉन्सर। सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है बढ़िया, टॉप क्लास। आपका कॉलेज कराता ना डांडिया? कराते हैं ना?
खाना पीना खिलाते हैं? हम लोग भरपूर खिलाएंगे, जैसे एकदम शादी का होता ना, एकदम बढ़िया वाला। क्योंकि मेरे पास मेरी ऑफिस की तरफ से 5 लाख का बजट आया उस काम के लिए। बहुत होते ना 5 लाख रुपए तो, जिसमें आपको बताते, देखिए आपके राजस्थान के नवनिर्मित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आएंगे, आपके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मैं बता रहा ना आपको। तो हमको एकदम अलग, देखो मैं आपको पढ़ा रहा बस ये समझो, बाकी तो देखो हमसे मिलने के लिए आदमी को 4-5 घंटे बैठना पड़ता है, पर यही है कि इनकी रिक्वेस्ट थी कि नहीं सर आपको पढ़ाने आना है, मैं इसीलिए आ जाता हूँ। रियलिटी में आज तक राजस्थान का रिकॉर्ड है, मैं सर के यहाँ पढ़ाने के बाद आज तक कहीं मार्केट उठा के पढ़ाने नहीं गया मैं किसी दूसरे संस्थान में, खासकर इस जयपुर के अंदर। पर अब ये क्या है कि सर का और इनका रिश्ता है अपने आप में, तो सर बोले नहीं जाना पड़ेगा। मैं ठीक है साहब। बोले समझो तुम तो मेरी कोचिंग में पढ़ा रहे हो। मैं ओके सर, समझने से काम नहीं चलेगा, पेट्रोल भी लगेगी जाने की। बोले वो मेरी जिम्मेदारी, तो जाए एकदम पढ़ा क्या। तो इसीलिए आपने देखा ना उस दिन सर बोले कि महिला आरक्षण के लिए, मैंने कहा सर देखो 2 आदमी हैं हम लोग टीम में, एक आदमी तो बोलेगा एक नहीं बोलेगा। जब 2 भाई होते हैं, गांव में 2 लोग सरपंची लड़ें तो दोनों की तरफ हो जाते हैं, चला कोई सा बन जाए अपन काम करा लेंगे अपना। दोनों अगर एक के साथ हो गए और 2 हार गया तो दूसरा वाला ये कहेगा भाई तुम तो उसके साथ थे, तुम्हारा काम तो हम 5 साल ना करेंगे। तो आदमी क्या है, यूनिक प्रोडक्ट होता है अपने आप में। जब 2 भाई होते हैं ना, वो दोनों सरपंचों के साथ रहेंगे, बन के देख अपन दोनों भाई हैं, अपन घर में एकदम मस्त हैं, अपने को पता है, दुनिया को दिखाने को समझो कि अपन दोनों लड़ लिए, मैं उसके साथ रहूँगा तो उसके साथ रहे, अगर तेरा आदमी जीत जाए तो मेरा काम करवा देना, मेरा जीत जाएगा मैं तेरा करा दूंगा। भाई देखो सरपंच हुआ, बाढ़पंच हुआ, पार्षद हुआ, विधायक हुआ, ये काय के लिए बनाया जाता है? काम करवाने के लिए तो बनाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बेटी का ब्याह कर देगा, ऐसा काम नहीं कर सकता वो। तो देखिए यूनिक रहेगा। अच्छा सबसे बड़ी फायदे की बात, आपके मेहता ग्रुप पर लाइव चलेगा, घर बैठ के देखिएगा आराम से, सही है। और देखो अगर तुम अच्छे बच्चे होंगे तो ये बात इस डोर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मैंने तुमको बता दी है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी कि इस साल मैं आपका दांडिया करा के रहूँगा। और बताओ, ये नहीं कराएंगे तो हम लोग करवा देंगे, टेंशन नहीं लो आप लोग, मस्त रहो, ठीक है। तुम लोग मस्त रहो एकदम, लेकिन सीईटी का पेपर होने के बाद, क्योंकि देखो सीईटी के पेपर में कितने से दिन बचे, अब 10-11 दिन बचे हैं, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो ना 10 दिन, सही है। चलो फॉर्म तो सबने डाल दिया होगा ना, पता है आपको कितने फॉर्म डले? 18,63,000, मतलब कि 19 लाख फॉर्म डले हैं। बहुत होते हैं ना यार 19 लाख बच्चे। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझो। इसने जैसे देखो ऐसे लिख दिया OIPLEC, और देखो ऐसे लिख के देखा वो 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हो गया आपका प्रश्न। फिर देगा वो आपको विकल्प, फिर आपके देखो ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ए में आएगा आपका देखो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी में आएगा आपका 6 3 4 2 1 5, ठीक है। फिर ऑप्शन सी में आएगा आपका देखो 3 1 4 2 6 5, और ऑप्शन डी में आएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो आपको सीखनी है आपके पेपर देने से पहले। आपको अच्छी तरह पता है कि राजस्थान के पेपरों में अब जो ऑप्शन आते हैं वो 5 आते हैं, सबको पता है कि नहीं पता है? पहले आपके जो ऑप्शन आते थे वो क्या आते थे आपके 4। अब जो हम लोग गलती करते हैं पहले उसको सुधारो अपनी को। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा ऑप्शन डी सही होता है तो हम लोग यही मानते हैं कि देखो सबसे लास्ट वाला, क्योंकि पहले क्या ओएमआर सीट में 4 ही आते थे, अब वो 5 मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखो इन 4 में तो होगा आपका आंसर। अगर आप अपने प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो ए से लेके आइए ए से लेकर डी के बीच में मिलेगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, पहले उस पर आप लोगों को फोकस करना है। समस्या ये कि यदि मान लीजिए कि आपने वो प्रश्न हल करके देखा और आपसे नहीं हुआ और आपको पता चल रहा है कि इसका उत्तर मैं नहीं निकाल सकता हूं, तो फिर आपको ये 5वां वाला ऑप्शन करना पड़ेगा जिस पे लिखा मिलेगा आपको देखो अनुत्तरित प्रश्न।
अनुत्तरित प्रश्न का मतलब है कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। मतलब कहने का है कि चाहे तुम पेपर में आता है आपको कुछ भी, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको ऑप्शन तो भरना पड़ेगा। अगर आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से तो आप ऑप्शन बता ही देंगे, ए से लेके डी के बीच में कोई ना कोई आपका आंसर होगा। अगर आपको नहीं आती है वो चीज़ तो आपको ऑप्शन नंबर ई भरना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपने हल नहीं किया और आपने ये वाला ऑप्शन नहीं भरा, तो जो नेगेटिव का क्राइटेरिया है 1/4 का, उस हिसाब से आपके नंबर कटेंगे। फिर जैसे मान लीजिए कि आपने 20 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है पेपर में, तो 20 प्रश्नों में आप जानते हैं 1/4 का जब रेशियो निकालेंगे तो 5 क्वेश्चन कट गए आपके। तो 20 प्रश्नों के अगर आपने ऑप्शन नहीं भरे तो आपके 5 सही भी कट जाएंगे। 20 तो वो चले गए, 5 और ले जाएगा। एक सबसे बड़ी बात कि आपके पेपर में 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं आपके? 150। और 150 का जो 10% होता है वो होता है आपका 15 प्रश्न। ये थोड़ा सा खतरनाक मैटर है जो आपको समझ के रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपके 150 प्रश्न में से आपने 15 गोले खाली छोड़ दिए तो आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होगी। ये सरकार के नॉर्म्स में क्लियर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस का अगर आप 10% छोड़ के आ जाते हैं, भर के नहीं आते हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उस रिजल्ट को सरकार रोक सकती है। चाहे फिर आपने ये 15 छोड़ के 135 सही कर दिए, कोई लेना देना नहीं है, रद्दी हो जाएगा वो। समझ पा रहे हैं बात को? कहने का मतलब है कि आपको सारे गोले भरने पड़ेंगे। ये बात अपने दिमाग में धारण हो गई कि नहीं हो गई सबको? अरे बोलो यस या नो। तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट में आपको यही काम देखना है कि देखो मैंने इतने, मान लीजिए 90 प्रश्न तो मैंने कर लिए थे जो मेरे सही हो गए, अब बाकी के मेरे 60 प्रश्न बचे, उसके मुझे ई वाला गोला भरना है क्योंकि मैंने वो हल ही नहीं किया है। क्योंकि हल करो या ना करो आपको ई वाला भरना पड़ेगा। अब देखो ये कहना चाह रहा है कि आप इस अक्षर को रीअरेंज करिए। तो देखो इससे मिलके बनता है आपका पुलिस। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? अब देखो पी किधर लिखा हुआ है? 3 नंबर पे। ओ कहाँ लिखा हुआ है? 1 नंबर पे। तो देखो 3, एक एल कहाँ लिखा हुआ है आपका? 4 नंबर पर। आई कहाँ लिखा हुआ है आपका? 2 नंबर पर। सी कहाँ लिखा हुआ है? 6 नंबर पर। ई लिखा हुआ है 5 पर। देखो 31, 42, 65 है कहीं पर? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? ऊपर से उतार के फोटोकॉपी करनी है केवल आपको इस टाइप में। अब आपको सीखना क्या है? बार बार आपको 2 चीजें मैं रिपीट करूंगा। सीखना ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब इसको अरेंज करके बनेगा क्या। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अंग्रेजी तो आप ही को सीखनी पड़ेगी। जब देखो एक शब्द लिख देता हूँ मैं, अब जैसे देखो ये शब्द आ गया आपके पास में, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और ये देखो यही सवाल लिखेगा आपको कि निम्न शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और किस क्रम से बना सकते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इससे हम क्या बना सकते हैं। इसके लिए आपकी मेमोरी को एकदम शार्प रखना पड़ेगा आपको। देखो इससे बनेगा आपका अमृतसर। बन गया कि नहीं बन गया बताओ? अब तुम्हारे साथ देखो लफड़ा क्या होगा इस सवाल में, क्यों लिखा मैंने ये, उसका कारण समझिए। अब देखो आपको अगर ऑप्शन दे रखे हो ए, बी, सी, डी। देखो ऑप्शन ए में अगर आपको दे रखा हो कि 2, 3, 5, 4, 6, 1, 7 और 8, ठीक है। अगले वाले में अगर आपको दे रखा हो 7, 3, 5, 4, 6, 1, 2, 8, ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आपका नन, बोले तो इनमें से कोई नहीं। बताओ दे सकता है कि नहीं दे सकता है? वो आराम से दे दिया उसने। कहने का मतलब उसने ये वाली नंबरिंग डाली है। आपको पता है आपने अमृतसर बनाया, पता तुम्हारे साथ इस सवाल में लफड़ा क्या है? इसमें 2 जगह ए लिखा हुआ है और ए का मतलब है कि वो 2 नंबरों से बनी हुई है अपने आप में। क्योंकि देखो जब यहाँ ए को कंसीडर कर रहे हैं तो 2 से बता रहा है ये, यहाँ ए को कंसीडर कर रहे हैं
तो 7 से बता रहा है, बोलो बात सही है कि नहीं है? तो 2 जगह बन गया कि नहीं बन गया ये आपका? इसका मतलब अगर मैं अमृत सर को इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो देखो पहले आना चाहिए 2, फिर एम की जगह आना चाहिए 3, आर की जगह आना चाहिए 5, आई की जगह आना चाहिए 4, टी की जगह आना चाहिए 6, एस की जगह आना चाहिए 1, ए की जगह आना चाहिए 7 और आर की जगह आना चाहिए 8। तब तो हो गया आपका देखो 23, 54, 61, 78। इसका मतलब देखो ये वाला, बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर मैं दूसरे वाले ए से प्रारंभ कर दूं, अच्छा ये क्या पता कि ये वाला ये तुमने आगे रखा कि ये वाला रखा है? कहीं कोई डिसाइड करके बता सकता है? कभी पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से वाले ए को हमने फ्रंट पे रखा हुआ है। बात सही है कि नहीं है? अगली बार अगर मैं काउंटिंग यहां से लिख दूं तो देखो 7, 3, 5, 4, 6, 1, लेकिन यहाँ 2 और 8 आ जाएगा। तो देखो 73, 54, 61, 28, देखो 73, 54, 61, 28, मतलब कि दोनों से ही आप क्या बना सकते हैं? अमृतसर बना सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा पता है आपका? ए और बी दोनों। ये पेपर में आता है, ये पेपर का एकदम वाइड लेवल बता दिया मैंने आपको कि अगर वो तुमको फंसाने के मूड में होगा तो ऐसा ही देगा। अब सोचो इसकी जगह वो बनाना दे दे, बनाना में 2 एन आते हैं और 3 ए आती हैं। अब बेटा तुम इसे बदलते रहो, किधर किसको किस ए को किधर रखना है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको ऊपर से नीचे फोटोकॉपी तो करनी है। अब देखो मान लीजिए कि तुम ये पुलिस वाला जानते हो, मान लीजिए कि तुम नहीं जानते थे कि ये पुलिस होता है, सही है ना भाई साहब? हम थोड़ी जानते कि पुलिस बनेगा। तो देखो हम क्या जानते हैं वो सुनो ध्यान से। हम एक चीज जानते हैं कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो ये लिखा ही है, तो इससे तो बनेगा नहीं कुछ भी। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब देखो 6 नंबर पे क्या है आपका सी, 3 नंबर पे क्या है आपका पी, 4 नंबर पे क्या है आपका एल, 2 नंबर पर क्या है आपका आई, 1 नंबर पर क्या है आपका ओ और 5 नंबर पर ई। सी पी एल आई ओ ई कुछ होता है क्या? नहीं होता है, मिटाओ। तुमको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर से उठा उठा के नीचे रख के देखना है। अब देखो इसमें रखो 3 नंबर पे क्या आता है पी, 1 नंबर पे क्या आता है आपका ओ, 4 नंबर पे एल, 2 नंबर पे आई है, 6 नंबर पे सी और 5 नंबर पे ई। क्या बना आपका पुलिस? तुरंत फटाक से आंसर लगा देना, हो गया। मतलब ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए तुमको नहीं पता कि अमृतसर बनेगा, लेकिन तुमको ये तो पता है कि ये नंबरों में डालना है। चला दोनों में से बन जाए तो ठीक है, नहीं चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ये फिक्स है हमेशा के लिए। चौथा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं बनेगा। अब देखो आप 2 नंबर पे रखो, 2 नंबर पे क्या है आपका ए, 3 नंबर पे क्या है आपका एम, आर, आई, टी, एस, ए, आर। अब पता तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जैसे ही तुम्हारा अमृतसर बनेगा, बन का ये सही है रे, बन तो गया अक्षर, भाई साहब दोबारा भी रख के देखना है फिर, क्योंकि देखो इधर रखोगे इधर भी देखो ए, एम, आर, आई, टी, एस, ए, आर, फिर भी बन गया। बन क्या? 2 बार बन गया, इसीलिए दे रखा उसने सी के ए और बी दोनों। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट नोट कर लीजिए। ये लास्ट टाइप था आपका वर्णमाला का। इससे पहले देखिए मैंने आपको अर्थपूर्ण शब्द निकालना सिखा दिया, मैंने आपको ठीक बीच का अक्षर निकालना सिखा दिया, दाएं बाएं की वैल्यू मैंने आपको सिखा दी, विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो तो सिखा दिया, वर्णमाला के नंबर्स आपको याद करना सिखा दिया। और हमने आपको कल कुछ दिया था करने के लिए, क्या दिया था बताओ बेटा? आपका पहला दिन है, पहला दिन है आपका फर्स्ट डे। इससे पहले कभी पढ़ा, कभी कंपटीशन? थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, वैसे टॉपिक खत्म हो गया, नया पढ़ाएंगे अब। तो अभी इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इससे पहले कुछ लिख नहीं रखा तो किसी से ऐसा करना, टेलीफोन है बड़ा वाला, मोबाइल है तो किसी की कॉपी लेना जिसने शुरू से पढ़ रखा है, उससे पीडीएफ बना लेना उसमें, फिर आराम से घर जाके नोट कर लेना। फिर जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो एक एक दिन करके पूछते रहना, पूरा हो जाएगा आपका। क्योंकि जो निकल गया वो तो निकल ही गया। जो लोग लेट जुड़े मैं उन सबसे ही कह रहा हूँ ये बात कि आप किसी की भी कॉपी लेके उसका फोटो खींचें और उनको आप नोट कर लें चीज़ों को, धीरे धीरे उसको पढ़ते रहें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पता देखो मैंने आपको बताया इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मैं छुट्टी पे रहूँगा, इसलिए मेरे को जो भी करना है मैं आज कर करा के फ्री कर दूंगा, चेक वेक काट के फ्री एकदम।
हाँ, फिर अगले दिन आऊँगा, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा बढ़िया, सब लोगों के लिए मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि परसों मैं मेरे घर में प्रवेश करूंगा ना, इसलिए नए वाले घर में। जय श्री राम। सबको समझ में तो आ रहा ना? नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। आप तो ये सोच के रखो जो मेरे को आता वो पेपर में आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, तभी पास हो सकते हैं, वरना पास नहीं होंगे आप। ये सोच के रखो मेरे को जो जो आता है ना वही आएगा पेपर में, बस ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है भाई। अब क्या है कि देखिए, ये आपका जो क्लासरूम है सेमिनार हॉल के रूप में है, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी खिड़कियां बनी हुई हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। नहीं तो जब भी हम ऑनलाइन क्लासरूम की बात करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम फुल्ली एसी होता है, एकदम फर्स्ट क्लास, टेंशन मुक्त एकदम। चिंता नहीं करिएगा, आपको बहुत जल्दी एक शानदार से क्लासरूम में शिफ्ट करवाने वाले, बहुत अच्छी जगह पे। चिंता नहीं करना आपको, आपको खुद फीलिंग आएगी कि हम कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, और रियलिटी में ये होना भी चाहिए। जब आप लोग कॉलेज के एनवायरनमेंट से दूर रहेंगे ना, तब आप सीखेंगे कि कंपटीशन कुछ अलग होता है और कॉलेज लाइन कुछ अलग होती है। क्योंकि अभी आप कॉलेज के माहौल में हैं, कॉलेज में ही ऐसा लगता है 2-3 घंटे पढ़ लिए, फिर आराम से फिर कॉलेज में बैठ गए, तो वो जितना पढ़ा वो सब गुड़ गोबर बराबर हो जाता है 3 घंटे बाद। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कॉलेज की मस्ती अलग होती है और कंपटीशन की मस्ती अलग होती है। कंपटीशन में भूत ऐसा रहता है कि नौकरी लगनी है भाई साहब, और जैसे ही क्लासरूम कॉलेज में पहुँचते हैं, हाँ ठीक है यार, अभी तो BA सेकेंड ईयर में ही तो है, अपन पढ़ लेंगे, कौन दिक्कत आ रही है। ठीक है, हो गया सबका। अब देखिए, अब मैं आपको 10 प्रश्न लिख रहा हूं जो आपको अभ्यास करना है, जो जो मैंने सिखाया है ना उसमें से। ठीक है, लिखिए फटाफट मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाएं 9वां अक्षर होगा। P के दाएं 9वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर D और Y के ठीक मध्य कौन से अक्षर होंगे? कौन से अक्षर होंगे? तो क्या दिक्कत आ रही है तुमको? एक बात बताऊं बेटा, इस पूरी क्लास में से 99% ऐसे हैं इन पे अभी भी उत्तर ना आएगा इसका। नहीं है तो देखो, मैं नमूने दिखाऊं तुमको, तो देख लो तुम। छोड़ो ना, काय को इतनी देर अपनी इतनी। हाँ छोड़ू, खड़ा हो, सबसे लास्ट में आओ। क्या नाम तुम्हारा? रवि, कुलदीप, कबीर। ओ भाई साहब, नाम तो खतरनाक है तुम्हारा एकदम। डेली पढ़ने आ रहे हो? समझ में आ रहा है? ये दूसरे वाले को उत्तर का आएगा, कैसे करेंगे ये बता दो बस। आवाज़ नहीं होनी चाहिए बेटा, कॉपी किसी की नहीं खुल जाए पीछे, नहीं तो भगा दूंगा बाहर। हाँ, जोड़ दें कि घटा दें? जोड़ दिया। बैठ जाओ। तीसरे नंबर पे पीछे पीछे लाने वाली तीसरे नंबर जो बिटिया है, पता है बेटा क्या करना है इसमें? पक्का? हाँ देखो, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, चाहे आए नहीं अपने को, एकदम जैसे टीचर खड़ा करे, हाँ सर बताओ क्या पूछना है। अब आधी टेंशन मास्टर पे जो हो जाती है, ऐसा नहीं हो कहीं इसको आता हो। बैठ जाओ बेटा, यही सीखना है। उस दिन सेमिनार में क्या बताए थे गुरुजी? कॉन्फिडेंस लेवल को अपने को इधर रखना है तुमको, कि हमको बहुत कुछ आता है, चाहे कुछ नहीं आता है।
सामने वाले को यह लगना चाहिए कि बच्चा फुल कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस ही ये कहता है कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, बिना कॉन्फिडेंस का आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, बेटा आप बताओ क्या करना है हमें? हाँ ठीक है, किससे? 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.5 आएगा। क्यों लेते हैं उसको? बताया था ना मैंने क्यों लेते हैं। तुम बैठ जाओ, तुम बताओ। मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा फिर ऐसे। हाँ, ऐसे काम नहीं चलता अपनी क्लास में। एक तो आगे ही आगे बैठो फिर बताओ नहीं। तुम बताओ बेटा, 2 क्यों आते हैं, 1 काहे नहीं आता है? अच्छा बताया था ना कल आपको, मैंने आपको एकदम प्रॉपर भी करके बताया था ना, ABCD लिख के। याद आया कि नहीं आया? तो बताओ 2 काहे आते हैं? हे भगवान, बैठ जाओ। तुम बहुत उतावले हो रहे हो, तुम बताओ बेटा। हमने बताए थे कि अगर देखो समान होते हैं तो बीच में एक बच जाता है, लेकिन जब असमान होते तो कछु बचता नहीं है, इसी चक्कर में 2 को रखना पड़ता है। याद आया नहीं आया? तो तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता फिर? गलत बात। इधर प्रेजेंटेशन एकदम 100% होना चाहिए, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। बैठ जाओ। अभी देखो इनको नहीं भी आता था तो टेंशन में सीख गए ये, ठीक है। अब आपको करना क्या पता है? अब आपको देखो एक छोटा सा काम करना है, इसको मिटाना है और इसकी जगह लिखना है आपको H और R, ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर D के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर होगा। 6वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द डॉक्टर के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द टेम्पल के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
ठीक है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और आपको पता है यही टाइप मैंने आपको पढ़ाया है, सारे टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूँ। प्रश्न हल करने से पहले आपको एक काम करना है घर जाके, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो जो वर्णमाला में पढ़ाया पहले 1 घंटे आप उसे पढ़ना। 1 घंटे पहले उस कॉपी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ने के बाद आपका प्रॉपर वे में आपका रिवीजन हो जाएगा उसका। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर ये 6 के 6 प्रश्न हल करके देखने हैं। 100% इनमें से एक आधा फिर भी गलत होगा, फिर आपको दोबारा कॉपी खोल के देखनी है। जब तक ये 6 के 6 का उत्तर एकदम राइट नहीं आ जाए तब तक आपको वो कॉपी नहीं रखनी है। उसके बाद आपका एकदम प्रॉपर हो जाएगा कि मैं वर्णमाला के उत्तर को गलत, सवाल को गलत कभी नहीं कर सकता हूँ। वो केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप लगातार मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस में। आप ये सोचिए कि आज पढ़ लिया 3 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं, आज का आज ही खत्म करना है। ये था आपका अल्फाबेट। अब देखो, आप समझो बात को कि देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखो रीजनिंग में समझो आप लोग बातों को कि रीजनिंग में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपका कैलेंडर पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, क्लॉक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो अगला पढ़ेंगे हम लोग वो टॉपिक रहेगा आपका डाइस, जिसे हम लोग पासा कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मैथ्स के लिए तो बताओ, मैथ्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था आपका, संख्या पद्धति। फिर दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा हमने, प्रतिशत। तो देखो ये बेचारा बुरा मान जाएगा ना, फिर बोला भाई तुम इधर 3 दे दिए, इधर भी एक और लाओ ना। तो पहले अब ये वाला स्टार्ट करेंगे, अपन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे एकदम तोल के बराबर करके, फिर इधर 3 हो जाएंगे, फिर इधर वाला पढ़ा देंगे, फिर इधर वाला। देखो कुल मिला के बात ये कि पढ़ाने मेरे को ही है दोनों। टेंशन में है जो लग रहा मेरे को, पीट के भेजा थे किसी ने, ज़्यादा पढ़ाऊँ। 6 टाइप होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप इस बात को रिकॉर्ड कर लो अपना मोबाइल निकाल के, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बार पेपर में नहीं आएगा, उतनी औकात होती नहीं है पेपर की। देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ, जिस वजह से हम लोगों को जाना जाता है। हम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाते हैं, पेपर में फटाक से आ जाता है। अब मैं यही अल्फ़ाबेट तुमको 10, 12, 14 दिन पढ़ाऊँ, उसके बाद भी सवाल आएगा। और मैंने आपको 2 दिन पढ़ाया, उसके बाद भी सवाल आएगा। कर्मचारी बोर्ड ही नहीं, आरपीएससी की औकात नहीं है इससे बाहर आ जाए। उसका कारण पता है, आपको मुझे केवल टाइप सिखाना है, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है, क्योंकि समय ही नहीं है तुम्हारे पास में। है क्या किसी के पास में? नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लगता है तुमको कि गुरुजी हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ाओ मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक ही टॉपिक को 14-15 दिन पढ़ा सकता हूँ। पता क्या है, वर्णमाला पूरा हो गया, अब मैं आपको कल सवाल लेके आता कम से कम 300, फिर डेली हम 30 सवाल करेंगे। कितने दिन में होंगे? 10 दिन में। फिर तुमको लगेगा वर्णमाला हो गई। तो वो तो आप भी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं बताओ? कर सकते हैं ना, यही अंतर है। तो अपने को शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया भी था कि अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम है, आप सबको देना है। आप एक बार पेपर दे आओ, उसके बाद फिर आपकी टेंशन हो जाएगी मुक्त एकदम, फिर अपन धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो इन सारे टॉपिकों की बाद में प्रैक्टिस खूब सारी कर लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरएएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में है, तब तक तो अपन खूब सारा निपटा देंगे। समझ रहा बात को, या नहीं समझ में आया? अब बताओ, अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है यहाँ, अगर आप चाहें तो देखो मैं लाभ हानि वाला टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ आपको, और आप चाहें तो मैं औसत वाला भी पढ़ा सकता हूँ। बताओ कौन सा पढ़ना है आपको? जो तुमको उचित लगे तुम बता दो, डिसीजन लेके मैं वही पढ़ा दूंगा। बताओ। अच्छा, एक और ऑप्शन है, चलो और सीईटी ग्रेजुएशन में इसके 1-1, 2-2 सवाल आए हर पेपर में, तो अपन पहले यही पढ़ देते हैं, ठीक है? चलो देखो, पढ़ने के लिए क्या है, अपने को सोच मजबूत रखनी है। पढ़ना तो क्या है, अपने आप हो जाता है। हाँ, अब तू खुद कहेगा गुरुजी ये खत्म नहीं हो रहा, जैसे तुम कह रहे हो ना कि वर्णमाला खत्म हो गई, घड़ी खत्म हो गई, अब तुम खुद मेरे से कहोगे 8-7 दिन बाद कि सर जी अनुपात खत्म कब होगा? फिर मैं कहूँगा कि भाई साहब कम से कम 10-11 क्लास में, तब तक तुम्हारा सीईटी का पेपर आ जाएगा। अब अरे ऐसा ही होता है भाई, पूरे मैथमेटिक्स में 3 ही तो टॉपिक बड़े हैं, एक तो अनुपात, एक संख्या पद्धति और एक आपका क्षेत्र मिति।
जिसमें आप लोग पढ़ते हो ना, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, वो सब आता है उसमें। एक तो वो टॉपिक बड़ा है, एक नंबर सिस्टम बड़ा है, एक ये बड़ा है। ठीक है, अब देखो, अभी लिखना किसी को कुछ नहीं है, इसकी अंग्रेजी होती है, देखो आपकी रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अब देखो आपको सीखना क्या है, समझो। सबसे पहला है आपके सामने अनुपात है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनुपात का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ये आपका अनुपात का सिंबल होता है। इसका मतलब होता है आपका भाग देना। कहने का मतलब अगर दो पदों के बीच में अनुपात का साइन लगा हुआ है तो हम उन दोनों पदों को भाग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो ऐसे लिखा हुआ है ना आपका कि A अनुपात में B, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A बटा B। भाग हो गया कि नहीं हो गया? जैसे कि देखो ऐसे लिखा हुआ है X अनुपात में Y, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं आपका X बटा Y। लेकिन और इम्पोर्टेंट बात क्या है वो समझनी है कि यदि अनुपात केवल दो पदों में है, केवल दो पदों के मध्य है, तब ही उसे भाग के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। मतलब अगर भाग के रूप में दिया है, दो पद हैं तो ही लिख सकते हैं आप, कि जैसे A अनुपात B, X अनुपात Y, P अनुपात Q, तब तो आप इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दो से ज़्यादा होगा तो नहीं कर सकते, उसका कारण समझो। जैसे कि देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ A अनुपात B अनुपात C। अब बताना किसका भाग किस में लगाएं? अब ना लगेगा भाग, तो केवल कितने पदों पे भाग लगता है आपका? दो पदों पे। दूसरी बात जो काम की है, जो आपको सीखनी है कि अनुपात हमेशा कम से कम दो पदों के मध्य प्रयुक्त होता है। अधिकतम कितने भी पदों के मध्य प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब ये कि जब भी आप अनुपात का सिंबल लगाएंगे तो कम से कम तुम्हें दो पद तो चाहिए, उससे पहले तो अनुपात लगा ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या को आप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, ध्यान दो। जैसे कि मुझे 3 है, इसे अनुपात में प्रदर्शित करना है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 अनुपात में 1। अगर कोई अकेली संख्या लिखी हुई है, अगर मुझे उसे अनुपात में डालना है तो उसको 1 से अनुपात बना दीजिए, वही क्या होगा, उसका आनुपातिक रूप कहलाएगा। ध्यान आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा क्या होता है आपका, क्योंकि प्रत्येक संख्या का जो डिनोमिनेटर आपका हर होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो तो लिखा ही होता है आपका, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब नीचे 1 तो होता है। अब 1 को लिखो या ना लिखो, जैसे ही देखो जब हम पावर लगाते हैं किसी संख्या पर तो कम से कम 1 पावर तो होती है जिसको नहीं लिखा जाता है। सीधा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, अगर 1 से ज़्यादा पावर होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो हम उसे लिखेंगे, वरना हम उसे नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो ये कह रहा है अधिकतम, जैसे कि देखो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, मना थोड़ी करेगा ये मेरे से। F भी हो सकता है, G भी हो सकता है, H भी हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिख सकते हैं,
कोई लिमिटेशन नहीं है। कम से कम आपके पास कितने पद होने चाहिए। ये तो कहानी किसकी, आपकी अनुपात की। दूसरी कहानी आती है आपकी, देखो समानुपात की। ये बेचारा सीधा आदमी है बिल्कुल। जैसे कि देखो आपको बताएं हम बहुत अच्छी वाली बात, जैसे कोई मित्र है आपका और आपको लगता है कि ज़्यादा ठीक ठाक पैसा है उस पर, क्रेडिट कार्ड भी प्रयोग करता है, तो उससे कहो कि भाई साहब हमको फ़ोन लेना है यार, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से दिलवा दो, हम समय समय पे EMI भरते रहेंगे उसकी, तुम एक बार फ़ोन ले लो बस। उसके बाद मैं गारंटी दे रहा भाई साहब, जब तक तुम्हारा फ़ोन चुकेगा वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, कितना भी खूंखार हो वो, क्योंकि उसको पता कि बेटा ये किस्त ना भरेगा। फिर अगर इससे हम कुछ उल्टा सीधा कर दिए तो जी किस्त थोड़ी भरेगा, फिर किसको भरनी पड़ेगी, जिसका कार्ड है। वो तुम्हारे पैर भी पकड़ लेगा। अगर तुम 1-1.5 लाख का मोबाइल ले लिए ना, तो भाई साहब वो सुबह शाम धोख लगाने आएगा तुम्हारे, तो भाई साहब वो 8 तारीख को किस्त भरनी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं भर देंगे, वो तुम मत भरो फिर 8 तारीख को। फिर भी वो तुमसे लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता गलती से लड़ लिए तो लड़ने का परिणाम ये कि बेटा 1.5 लाख रुपया तुमको भुगतना पड़ेगा। जी लड़ाई कितने रुपया की होगी, 1.5 लाख की, तो पता क्या कहेगा, यार तुम्हारा दोस्त नहीं है भाई साहब, यार ऐसा मत करो यार। मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर आपको दोस्ती ट्राई करनी है तो पैसा मांग लो एक बार, फिर आपको पता चलेगा रियलिटी में कि देखो रियल दोस्ती क्या होती है। फिर तुम्हारा फ़ोन थोड़ी उठाएगा वो, भाई साहब मैं व्यस्त हूँ यार 5 मिनट में लगा रहा, वो 5 मिनट सवेरे जाके होंगी, फिर अरे यार भाई साहब मैं भूल गया था यार, रात थोड़ी देर लौट के आया था घर पे, मैंने सोचा यार 11 बजे परेशान नहीं करूँ मैं आपको, क्योंकि उसका फ़ोन आएगा तुम तुरंत समझ जाओगे बेटा ये पैसा मांगने के लिए कर रहा है। हालचाल पूछते ही कहोगे अरे भाई पिताजी कॉल आ रहा है, एक बार काटना भाई साहब, आता थोड़ी है फ़ोन, किसी को क्या पता। और ये भी बेचारा सीधा है, उसने अपने सब दिमाग लगा लिया ऐसा करना ऐसा करना, ये एकदम सीधा है, इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे घर में छोटा भाई बहन होता है ना, तो वो अगर ज़्यादा बोले तो उसको एकदम चटका दो, चुप हो जाता है बिल्कुल एकदम। लेकिन आजकल उल्टा हो गया मामला, हाँ छोटा वाला बड़े को चटका देता भाई साहब, सही है ना। देखो समानुपात का मतलब होता है आपका, देखो ऐसा वाला सिंबल, अनुपात को आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो ये बेचारा सीधा ही ये कहता है कि समानुपात का प्रयोग हमेशा केवल 4 पदों पर होता है, 4 पदों पर होता है, ना ज्यादा ना कम, ये फिक्सेशन है इसका। और देखिए समानुपात का मतलब होता है आपका बराबर। जैसे अनुपात लगा हुआ है हम उसे किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। ऐसे ही जहां आपका समानुपात लगा हुआ है उस जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, बराबर का चिन्ह। अब देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में अनुपात भी आ जाता है आपका। जैसे कि देखो ऐसे दे रखा आपको A अनुपात में B समानुपात C अनुपात में D। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो जहां तक आपको अनुपात दिख रहा है उसे तो आप बटे में लिख सकते हैं, A बटा B और C बटा, और ये जो समानुपात दिख रहा है इसको आप किस में बदल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो बचपन में आपने सीखा होगा इसे क्रॉस गुणा करते हैं तो क्या हो गया आपका, देखो AD बराबर क्या हो गया आपका BC। तो देखो सवालों में वो क्या करेगा, ये 4 पदों में से एक को गायब कर देगा, कहीं X लिख देगा, कभी P लिख देगा, कभी Q लिख देगा, और 3 जगह पे संख्या लिखी होंगी, उसी का मान पूछेगा वो आपसे। तो देखो आप अच्छी तरह जानते हैं इस प्रकार से निकालना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अरे बोलो यस या नो, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो अनुपात में कितने पद होने चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन समानुपात में कम हो चाहे ज़्यादा हो कितने होने चाहिए, 4। अब मान लीजिए इसने आपको ऐसे लिख के दे दिया कि A B C को समानुपात में दर्शाएं, समानुपात में दर्शाएं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां सीखनी है कि यार गुरुजी तो लिखाए थे कि 4 पद होने चाहिए, ये तो 3 ही है। कभी कभी 2 पद भी आएंगे, लेकिन उनको समानुपात में लिखने का तरीका क्या होता है यही सीखना है आपको। जब 3 पदों को आप समानुपात में दर्शाते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास पद कितने होने चाहिए, तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। जैसे कि जब ब्याह होता है ना,
एक आदमी ऐसा होता है जो दोनों पार्टियों से संबंध रखता है, और वो कब तक रखता है, ब्याह होता है तब तक। उसके बाद तो उसको भाई साहब दूध में से मक्खी को तो फिर भी आसानी से निकालते हैं, उसके बाद तो वो ऐसे निकल जाता है, वो फिर खुद ही सोचता है कि यार हम गलत कर दिए शायद, कुछ तो गड़बड़ हो गया हमसे, और गलती से भाई साहब विवाह विच्छेद हो जाए, उसका जीवन खराब है भाई साहब। क्योंकि उसको देखो लड़की वाला अलग ताना मारेगा, लड़के वाला अलग मारेगा। इसलिए देखो भाई साहब, उस आदमी के बराबर जिगरा लाने के लिए तो आदमी को दूसरा ही जन्म लेना पड़ता है एक तरीके से। क्योंकि भाई देखो, अच्छा एक बात हो, क्या पता प्रोडक्ट खराब निकल जाए तो। अच्छा सोचने की बात नहीं है, हंस रहे हो भाई साहब, हंसना नहीं है, सही बात है। अच्छा मान लीजिए, आप सोचिए कि मैं अगर आपको किसी तीसरे व्यक्ति से मिला रहा हूं, अब हमको थोड़ी पता वो आदमी कैसा है, मिला ही तो रहा हूं ना। अब भाई जो व्यक्ति शादी करवाता है वो इतना ही तो देखता है कि देखो ये परिवार ठीक है और ये परिवार भी ठीक है। अब वो ये थोड़ी जानता कि लड़का लड़की खराब है, कैसा है, बाद में क्या होगा, किसी को नहीं पता भाई साहब। अच्छा एक बात हो, अभी आजकल शादी के चलन में क्या एक सिंबल है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का होगा तो ही करेंगे। फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है ना एकदम बढ़िया तरीके से। एक बात तो कहाँ लिखा हुआ है सरकारी लड़का अच्छा होता है, लिखा कहीं कि सरकारी नौकरी वाला एक नंबर होता है। कोई अगर प्रूफ हो तो मेरे को दे के दिखाओ, कोई किसी के पास में अगर ऐसा कोई ठप्पा होगा। नहीं, सरकारी नौकरी लगने के बाद आदमी एकदम अच्छा हो जाता है। कहीं अच्छा कहीं लिखा है क्या भाई साहब, कोई बता सकता है मुझे? तो फिर काय को प्रायोरिटी दे रखी है तुमने? प्रायोरिटी यही है कि लड़का कैसा होना चाहिए सरकारी नौकरी में। मैं आपको बार बार बताता हूं, एक आदमी 50-55 साल की उम्र में आ गया, वो तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, किराए पे जीवन निकल रहा है, और वो 25 साल के लड़के को शादी के लिए देखने जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो 25 साल का लड़का एकदम टाटा अंबानी हो जाए। भाई साहब अरे भाई वो फूल है, अभी स्टार्ट हुआ है यार। तुम ये सोचते हो उस पर सरकारी नौकरी होनी चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, बढ़िया उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। तुम 55 साल में क्या उखाड़ लिए भाई? कछु नहीं किए ना, किराए के घर में ही रहते हो ना, फिर तुमने क्या उखाड़ लिए तो बताओ। वो लड़का 25 साल में क्या कर लेगा? अभी तो जीवन स्टार्ट हुआ है, 20-22 साल तक तो साला वो पढ़ने में निकाल दिया बेचारा अपना। 22-23-24 साल तक तो वो पढ़ाई करता है, 13 पढ़, 14 पढ़, 15 पढ़, BA, BSTC, B.Ed, CGL की तैयारी कर, ये कर, RAS कर। उसके बाद कहीं जाके उसका स्थिर होता है कि भाई अब वो नौकरी लग गया, और नौकरी लगते ही 6 महीने होते नहीं है तुम शादी के लिए पहुंच जाते हो। भाई सरकार कितना वेतन दी है उसको? 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने का, 1 साल का वेतन ले लिया। अब 1 साल में कितना कमा लिया होगा उसने, आप बताओ मेरे को। फिर आदमी का सोचता पता है, यार इसका तो शहर में मकान ही नहीं है। 1 साल में कौन सा ले लेता भाई मकान? कोई ले लेता है क्या? हम चलो 15 साल हो गए अब ले पाए हैं। 15 साल से पढ़ा रहे भाई साहब, ऐसे ही गला फाड़ रहे लगातार, तब जाके अब सोचे हैं, वो भी लोन से लिए भाई साहब, नगद नहीं ले पाए। साफ बोलते हैं हम तो, झूठ थोड़ी बोलते हैं। सोचो इतना पैसा जीवन में इकट्ठा नहीं हो सकता तुमसे। आदमी अगर ये सोचे ना कि मैं 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लूंगा फिर मकान लूंगा, मैं स्टाम्प पे लिख देता हूं, जीवन में इकट्ठा हो ही नहीं सकता पैसा कभी। क्योंकि जब पैसा होता है ना तो खुजली चलती है, पर चलो ये भी ले आते हैं यार, ये भी ले लेते हैं, और जब नहीं होता है ना इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी वाला कुछ कर ही नहीं पाता है। सरकारी नौकरी वाले को पता है मेरा 25-30 हज़ार रुपया आएगा महीने का, 30 हज़ार आएगा, 32 हज़ार आएगा, 40 हज़ार आएगा। एक 40 हज़ार तो तब है जब 3-4 साल की नौकरी हो जाएगी। 25 हज़ार आएगा मान लीजिए ऑन एवरेज, तो उसको ये भी पता है कि भाई साहब महीने में खर्चा कितना करना है हमको। उसके पूरे महीने का बजट पहले ही है। वो 30-31 तारीख 1 तारीख तक आता है और 5 तारीख तक चला जाता है। फिर 25 दिन वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। हाँ, वो ऐसे पैसा निकाल के अपने अकाउंट से 5,000 रुपये अपनी पत्नी को थमा देंगे, देखो जी 5,000 रुपया पूरे महीने खर्चा चलाना है, क्योंकि बीच में कोई वेतन नहीं मिलेगा, हम सरकारी नौकरी करते हैं। रियलिटी में सरकारी नौकरी क्यों अच्छी होती है मैं आपको बार बार बताया हूँ, उसका रीज़न है फ्यूचर सिक्योर होता है आपका। जब आप लौट के आओगे ना वापस वहाँ से, उसे छोड़ के जब मतलब आप अपना रिटायरमेंट लेके आओगे, खूब सारा लेके आओगे, फिर बढ़ाओ अपना मकान, कोई मना नहीं करता है। क्योंकि आज अगर एक वर्तमान में कोई टीचर अगर रिटायर होता है, वर्तमान का सेंटेंस है, तो लगभग 1,30,00,000 के आसपास मिलता है उसको। अब सोचिए अगर आज आप नौकरी लगते हैं और आज आप ऑन एवरेज 25 साल की उम्र पे एवरेज मान लीजिए, तो 25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक आपके 35 वर्ष की तो नौकरी हो गई। आज अगर आप 25,000 की नौकरी लगते हैं तो 35 साल बाद आपकी सैलरी होगी लगभग 10वां वेतन आ जाएगा। अभी 7वां वेतन आए होगे, फिर 8वां वेतन लग जाएगा, 9वां 10वां लग जाएगा, लगभग आपकी जॉब एंड होगी तब तक।
तो लगभग आपकी सैलरी हो जाएगी 2.25 लाख रुपए। तो मैं अप्रोक्स ऑन एवरेज बता सकता हूं आपको कि आप लोग जब रिटायर होंगे ना जॉब लगने के बाद 2024, 2025, 2026 तक आप जॉब लगेंगे, अगर आपको लगने का दृढ़ निश्चय है तो। भाई साल में 6 महीने में लगती है नौकरी, ऐसे नहीं कि 2 दिन में लग जाए, ये समय लगता है। अगर आज 2025 में भी आप पोस्टेड होते हैं और आप 35 साल बाद जब रिटायर होकर आएंगे तो लगभग आपको 2.5 करोड़ के आसपास मिलेगा, तब आप आराम से मकान खरीदो। लेकिन आप सोचो आज जो मकान 50 लाख का है वो 35 साल बाद कितने का होगा पता है आपको? कम से कम 10 करोड़ का। मैं लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पे, उस दिन भी ना खरीद पाओगे आप लोग, क्योंकि महंगाई उसी तरीके से बढ़ जाएगी। भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम लोग? बताओ, कोई गलती नहीं है। जो मजदूरी पहले 150 रुपये थी वही मजदूरी आज 700 रुपये है। फिर भी उस मजदूर से पूछना भाई साहब कछु नहीं बचता, कारण क्योंकि चीनी पहले 23 रुपये में आती थी, अब 43 रुपये में आती है। वही तेल पहले आपको 60 रुपये 1 किलो मिल रहा था, अभी वो 160, 170 में मिलता है। बात समझने की है कि नहीं है? तो यही सोचने का है, आप जिस तरीके से कमाओगे खर्चा भी आपका उसी तरीके से बढ़ जाता है। यही सीखना, बाकी कुछ नहीं सीखना है। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है, मैं हर जगह बताता हूँ सब बच्चों को, जब भी आप अपनी बच्ची के लिए लड़का देखने जाते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए परिवार कैसा है। नौकरी सेकेंडरी होती है, भूखा कोई नहीं मरता आज के ज़माने में, और रोड पे कोई नहीं है, ये आप भी जानते हो। परिवार कैसा है, क्योंकि उस बच्ची को उस परिवार के साथ रहना है। अब पता चले तुम JEN को ब्याह कर दिए, भाई साहब सैलरी उसको 90,000 मिल रही है सरकार से, अच्छी बात है, और भाई साहब वो दूसरे दिन पी के आ गया, कूटने लग गया, फिर क्या करोगे बताओ? बोला प्रोडक्ट खराब निकल गया। हमने तो भाई साहब एकदम बढ़िया खरीदा था, खरीदा ही है ना, उसको खरीदना ही तो बोलते हैं। भाई जब JEN को ब्याह करोगे 30-35 लाख रुपया भी दोगे, उसे क्या बोलते हैं? खरीदना बोलते हैं उसको। अब प्रोडक्ट खरीदा, भाई अब खराब निकल गया तो क्या कर सकते बताओ? फेंका नहीं जाता है क्योंकि पैसे से आया ना, फिर ये बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी तुम लोग समझेंगे, अभी लेट समझेंगे। अब देखो इसको जब अपन 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो A का अनुपात B के साथ होगा वही अनुपात आपका B का किसके साथ होगा? C के साथ। बन गए ना 4 के नहीं बन गए? ये बिचौला हो गया बीच वाला, कि भाई साहब हम तुम्हारे साथ भी संपर्क रखेंगे, हम तुम्हारे साथ भी रखेंगे, और जिधर की पार्टी मजबूत हो जाएगी उधर ही चल देंगे। इसका मतलब देखो बाहर वालों का गुणा होगा अंदर वालों का होगा, इसका मतलब देखो B² बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? तो आप इसको नोट करेंगे फटाफट। इसलिए मस्त रहना है आपको सबको, है ना, टेंशन नहीं लेने का एकदम। तुम नहीं भी रह पाओगे तो मैं तुमको 6 महीने में मस्त रहना सिखा दूंगा, एकदम बढ़िया रहो। कम से कम डिसीजन तो ले सको खुद के लिए। अच्छा जीवन भर माँ बाप की तो मानते हैं अपन कि नहीं मानते बताओ? तो एक डिसीजन तो ले सकते हैं ना अपन, अच्छा वाला सोच समझ के। इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छी एक सलाह देता हूं, हमेशा आपको अरेंज मैरिज पे भरोसा करना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्यों? उसका कारण ये कि प्रोडक्ट तो घर वाले लेके आएंगे ना भाई साहब खरीद के, खराब भी निकल जाएगा तो उनसे कह तो सकते हैं तुम वहीं देखे थे, हम नहीं देखे थे भाई साहब, क्योंकि फिर आपके पास बोलने का मौका रहेगा। और गलती से प्रोडक्ट तुम नहीं देखा और खराब निकल के घर वाले कहेंगे तुमने देखा था, हमको थोड़ी पता है। तुम्हारा प्रोडक्ट तुम देखो, हमको नहीं पता भाई साहब। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, परिवार की सहमति से जो होता है ना, उसमें सामने वाले व्यक्ति को डर रहता है। ये रियलिटी है कि भाई परिवार है, पता चला गलती से ठोक दिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मस्त रहो आप लोग। अभी तो देखो आप लोग सब बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दृढ़ निश्चय कितने लोग लेते हैं कि सरकारी नौकरी लगने के बाद ही ब्याह करेंगे? बताओ एक बार, हाथ खड़ा करो फटाफट जल्दी से। पक्का ना कि मेरे को दिखाने के लिए कह रहे हैं? बोल सकते हो अपने पापा से कि पापा नौकरी लगने के बाद ही करेंगे, और नहीं लगी तो नहीं करेंगे? फिर ऐसे नहीं कह सकते ना, कि बस देखो यहीं आप गड़बड़ हो गया ना मामला। जैसे ही तुम लोग ये शब्द बोलोगे ना तो पिताजी के मुंह से एक सेंटेंस निकलेगा, उसका जवाब पहले मेरे से सुन के तो जाओ। भाई आप लोग जिस जगह पे हैं ना, मैं उस जगह को आज से 10-15 साल पहले क्रॉस करके यहां आ गया, तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस दे सकता हूं। आप जब ये कहेंगे ना कि हम नौकरी लगने के बाद शादी करेंगे, तो पिताजी या माताजी लौटते ही आपको जवाब पूछेंगे नहीं लगी तो? फिर पता तुम क्या कहोगे? फिर तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा कर देना। समझ रहे बात को? तो फिर अब आपके पिताजी एक शब्द और बोलेंगे कि बेटी आज आप 23, 24, 25 साल के हो,
3-4 साल आप तैयारी करो, मान लो आप नई नौकरी लगी, आपकी उम्र हो जाएगी 30 वर्ष, फिर सामने वाली पार्टी कुछ ना कुछ सोचती है कि यार 30 साल की लड़की है। माइंड में देखो हर व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न आता है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको एक शब्द बोलना है उस जगह कि पिताजी अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मैंने इतना पढ़ लिया है कि मैं 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का कमा सकती हूँ, इसका मतलब मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, वो मेरा पढ़ना व्यर्थ नहीं गया है, ये बोलना है। तब आपके पिताजी को आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि यार कम से कम पढ़ने के बाद बच्ची 30-40 हज़ार रुपये कमाएगी तो सही। और भैया सरकारी नौकरी लगने के बाद भी 20 हज़ार ही मिलते हैं स्टार्टिंग में, समझ पा रहे हैं आप बात को। तो आप ये नहीं सोचा करें कि इस पढ़ने के बाद में आपका क्या होगा, नौकरी लगेगी। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, 1 वर्ष तक आप कंपटीशन पूरा पढ़ लो, 1 वर्ष के बाद उतने अव्वल हो जाओगे कि अगर नहीं भी कुछ होगा तो आप कहीं ना कहीं 25-30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो आराम से, इतने अव्वल हो जाओगे आप लोग। कोई रीजनिंग पढ़ा सकता है, कोई कल्चर पढ़ा सकता है, कोई हिस्ट्री पढ़ा सकता है, कोई हिंदी पढ़ा सकता है, पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते। और आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को आप मजबूत रखिए, क्योंकि आपको बताएं बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आज अगर मैं मेरा खुद का कहूँ, मेरा अगर गला बंद हो जाता है, बिल्कुल मेरे को पढ़ाना बंद कर देता हूँ मैं, मेरे को कुछ नहीं आता है कंपटीशन में, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हाथ में है, वो ये है कि मैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके चांसलर की पोस्ट पे जाके बैठ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे वाला निकाल दिया भाई साहब हमने।